Hello dear students, once again I am present before you with another new topic, figure of speech. I hope you know very well about this figure of speech. जैसा कि आप बहुत शुरुआती दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो पुनः आज हम इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी प्रकृति को देखेंगे कि आखिर होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव डिस्कशन अबाउट डेफिनेशन। सो हियर definition is a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। जैसा कि परिभाषा में साफ दिखाई दे रहा है, फिगर ऑफ स्पीच a departure from the ordinary form of expression, जो सामान्य आम बोलचाल की भाषा होती है या उससे थोड़ा अलग होते हैं, जिसमें हम अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो श्रोता के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। तो हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है, यह भाषा थोड़ी अलग होती है, जिसमें अलंकारिक शब्दों, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो श्रोता के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव या गहरी छाप छोड़ते हैं। सो दैट वन इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच, इन हिंदी अलंकार। So here figure of speech have been categorized on different level. First one, those based on resemblance, simile, metaphor, personification, apostrophe। तो पहला जो है रिजेम्बलेंस के आधार पे कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सिमिली आती है, मेटाफर आता है, पर्सनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी आती है। और एंड सेकेंड वन, दैट वन इज बेस्ड ऑन कंट्रास्ट सच एज एंटीथेसिस एंड एपिग्राम। तो कंट्रास्ट के आधार पे एंटीथेसिस और एपिग्राम दो फिगर ऑफ स्पीच आती हैं। एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन such as metonymy and synecdoche, and fourth one is depending on construction. First one is climax and anticlimax. So these are the categorization of figure of speech we have discussed about. So let us see first one, based on resemblance. Basically in this video we are going to discuss only 2 points. First, based on resemblance, and second, based on contrast. First one is simile. So, what is simile? Do you know simile? So here the definition is that in simile, comparison is made between two objects of different kinds, which have, however, at least one point in common. Simile में क्या होता है, दो विभिन्न गुणधर्म की वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है, जिनमें एक गुण समान होता है। सो हियर इन सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो विभिन्न गुणधर्म की वस्तुओं के बीच तुलना हो, व्यक्तियों के बीच तुलना हो, जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है, जिसे सिमिली कहा जाता है। यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज और सो। और इसमें लाइक, एज, सो इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी समानता को दिखाने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जिसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, इस फिगर ऑफ स्पीच को। फर्स्ट वन हियर गिवन, thy soul was like a star and dwelt apart, thy head voice whose sound was like the sea। In first line there is comparison between made
स्टार एंड सोल। दो विभिन्न गुणधर्म की वस्तुएं सोल और स्टार, इनके बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। एंड कंपेरिजन लाइक वर्ड्स यूज्ड हियर लाइक। तो यहाँ पे दोनों विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना हो रहा है और जो कंपेरिजन करने के जो शब्द है वो लाइक है। और उसी प्रकार से सेकेंड लाइन में sound, voice and she. So here there is comparison between voice and she, and comparison words are given as like. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना हो रही है, उनमें एक गुण समान है और उसके बाद जो कंपेरिजन वर्ड्स हैं लाइक, सो, एज, etc are used. So in second example, he is as brave as lion. Here lion and he and lion both are of different nature, but there is comparison made between both lion and he, and one common point is brevity. जैसा कि वह जितना बहादुर है जितना कि लायन है, तो लायन और उसके बीच एक समानता है ब्रेविटी की। और इस तरह से जो एज शब्द यूज़ किया गया है एक कंपैरिजन दिखाने के लिए, समानता दर्शाने के लिए है। तो यह सिमिली के गुण होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, नाउ लेट्स हैव डिस्कशन अबाउट इट। लता मंगेशकर सिंग्स सो स्वीटली एज ककू। सो हियर लता मंगेशकर, फेमस, वर्ल्ड फेमस सिंगर ऑफ इंडिया, and cuckoo. Here comparison is made between Lata Mangeshkar singing and cuckoo. So both sing sweetly. So here one point is common, that one is sing sweetly, and comparison word is show and as. So there is simile. लता मंगेशकर और ककू, कोयल, दो विभिन्न नेचर के लोग हैं दोनों। एक पक्षी है, एक मानव समाज से जुड़ी हुई हैं, मानव है, और इनके बीच एक समानता क्या है कि उनकी जो वाणी है, जो संगीत है, वो बहुत ही मधुर होता है और दोनों के बीच समानता की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज सिमिली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। डेफिनेशन: अ मेटाफर इज an implied simile. It does not, like the simile, state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things are one. So this is also the form of simile, but this one is something different. In this one, metaphor does not state that one thing is like another or acts as another, but that takes for granted and proceed as if that both the things are same, one. और यह जो इसके बीच भी दो विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक और सो वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें मान नहीं लिया जाता है कि जो दूसरी वस्तु है पहली वस्तु के बिल्कुल हूबहू है, समान नहीं, बिल्कुल हूबहू है, उसकी जैसी ही है, और वह गारंटी के साथ बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया जाता है कि दोनों चीज़ें मानो इस प्रकार से दोनों की व्याख्या की जाती है कि दोनों अलग न होकर बल्कि एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। सो हेयर देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स have been mentioned, the camel and desert. Both are of different nature, दोनों अलग प्रकृति के हैं, but here they have been represented as though both are same. Camel is the ship of desert. जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, उसका जहाज होता है कैमल, ऊँट,
तो यह मानो नहीं है, बल्कि इसको इस प्रकार से व्याख्यायित किया जा रहा है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड, लाइफ इज ड्रीम। हेयर टू डिफरेंट थिंग इज ड्रीम एंड लाइफ, बट हेयर दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस एज दो बोथ आर सेम। ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है मानो दोनों सेम है। लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लाइक सो का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है। तो यद्यपि कि सिमिली और मेटाफर में बस एक ही अंतर होता है, उसमें सो एज लाइक का प्रयोग होता है, इसमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल, नाउ लुक एट दिस वन। द न्यूज वॉज डैगर टू हिज हार्ट। सो हेयर द न्यूज and dagger. So here news is being represented as dagger. So this news was so fatal as fatal dagger. That's why there is metaphor. और वह जो न्यूज़ थी, जो सूचना थी, मानो छुरे के समान थी। उसके सीने में जिस प्रकार से चुभन, एक्चुअली वह नहीं था, लेकिन उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि बिल्कुल जैसे कि छुरा जितना गहरा प्रहार करता है, उसी प्रकार से वह सूचना थी, न्यूज़ थी, जिसको चोट पहुंचाई। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। सो हेयर रिवेंज एंड वाइल्ड जस्टिस बोथ आर बीइंग कंपेयर्ड, बट कंपेरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड हेयर, बट रिवेंज इज कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड जस्टिस। और रिवेंज को वाइल्ड जस्टिस माना ही जाता है। तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहा, तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो रिवेंज होता है, दिस इज जस्ट लाइक वाइल्ड जस्टिस। तो इन मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर सिमिली में करना होगा तो आप लाइक एंड सो का प्रयोग करके, एज का प्रयोग करके इसे सिमिली में बदल सकते हैं, और सिमिली के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें से लाइक सो को हटाकर मेटाफर में बदल सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। नाउ लुक एट थर्ड वन, personification, and this one is known in Hindi manvikaran. So now look at what is the definition of personification. In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. परिभाषा से आप समझिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण क्या होता है। कह रहा है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नोशंस, और कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट नोशंस होते हैं, उनको इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है मानो कि उनमें लाइफ हो, इंटेलिजेंस हो। तो कहा जा रहा है, परिभाषा के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि मानवीकरण में निर्जीव और अब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है मानो उनमें जीवन हो, इंटेलिजेंस हो, इस प्रकार से उन्हें अभिव्यक्त किया जाता है। सो दिस इज द ऑथेंटिक डेफिनेशन बाय रेन एंड मार्टिन। सो नाउ लुक एट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। यहाँ पे डेथ जो कि किसी ने देखा नहीं है, ऑब्स्ट्रैक्ट नोशंस है, and this death has been represented in this example as though death is looking as living being, human being. Death lays his icy hands on king. तो यहाँ पे इस प्रकार से इस डेथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मानो कि वो कोई सजीव हो जिसने अपना हाथ जो है राजा के ऊपर रख दिया। So
Second example, pride goeth forth on horseback and grand and gay, but comes back on foot and begs its way. So here pride means होता है घमंड। तो इसमें इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जा रहा है कि प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रैंड एंड की, जो प्राइड होता है, जो हमारा घमंड होता है, उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है कि वो हॉर्स बैक पे जाता है तो उस समय वो बहुत ही खुशहाल होता है, ग्रैंडियर होता है, ग्रैंडियरनेस झलकता है उसके फेस पे। बट कम्स बैक ऑन फूड एंड बेग्स इट्स वे, लेकिन वो जब वापस आता है तो पैदल ही आता है और बेग्स इट्स वे, अपना रास्ता पूछता है दूसरों से। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। Laughter holding both her sides. So here laughter holding both her sides. Laughter holding both her sides. So there is also personification because laughter is abstract notion. Next one, apostrophe. So what is apostrophe? Let's have discussion about it. So look at definition. An apostrophe is the direct address. So here an apostrophe is the direct address to the dead, to the absent, or to personified object or ideas. This figure is special form of personification. So this one is also the special form of personification where direct address to the dead, to the absent or to the personified object or ideas. इसमें क्या होता है कि डेड कर गई डेड वस्तुओं के प्रति या जो वहाँ पे मौजूद नहीं होती या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिकॉल किया जाता है। So in that situation there is apostrophe. For example, Milton, thou shouldst be living at this hour. यहाँ पे मिल्टन की बात की जा रही है जो कि मर चुका था, उसके बारे में जो उनको याद किया जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, जो कि मिल्टन उस समय मौजूद नहीं थे, वो जिंदा नहीं थे, मर चुके थे, तो उनको जो रिकॉल किया जा रहा है। Second example, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? So here death, this is notion, where is thy sting? O grave, where is thy victory? तो यहाँ पे दोनों को रिकॉल किया जा रहा है कि जो डेथ होती है वह जब किसी को आती है तो उसका कोई निशान नहीं, उसके काटने का कोई निशान नहीं होता है, तो कहता है कि कहाँ पे तुम्हारा स्टिंग है, वो ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। और उसी प्रकार से ग्रेव होता है, उसे कहा जा रहा है कि वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दिस दाई नेम। सो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम जुलियस शेक्सपियर बाय विलियम शेक्सपियर। इन दिस वन he says, O liberty, what crimes have been committed in thy name. लिबर्टी में स्वतंत्रता होता है, उसे पुकार कर कहा जा रहा है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, उसको रिकॉल किया जा रहा है कि तुम्हारे नाम पर ये कितना बड़ा क्राइम किया गया है। नेक्स्ट, हाइपरबोल। सो एज द डेफिनेशन सेज, इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड emphatic by overstatement. So in hyperbole a statement is made emphatic by overstatement. जिसे अतिशयोक्ति के द्वारा, किसी भी शब्द को अतिशयोक्ति के द्वारा चढ़ा बढ़ाकर जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें हाइपरबोल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। So here, why man, if the river were dry, I am able to fill it with tears. तो कोई इंसान, आप देखिए इस सेंटेंस को देखने के बाद पता चलता है कि कोई इंसान क्या अपने आंसुओं से किसी नदी को या किसी समुद्र को भर सकता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है कि हाँ वह कर सकता है
अपने आंसुओं से वह नदी को भी, सूखी नदी को भी भर सकता है। सो हेयर देयर इज हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, जो कि बहुत ही एग्जाजरेट किया गया, चढ़ा बढ़ा कर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ love make up the sum. So these lines have been taken from Hamlet by William Shakespeare, जहाँ पे जो हैमलेट है वह कहता है आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम। कहता मैं ओफेलिया से इतना प्रेम करता हूँ कि उसके 40,000 ब्रदर जो है उनका सारा प्रेम मिला दिया जाए, फिर भी उनका प्रेम मेरे प्रेम के सामने कम पड़ जाएंगे। सो दिस इज अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं। यहाँ पे अतिशयोक्ति है, रियल में नहीं होता है ऐसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, देयर इज आल्सो हाइपरबोल। तो प्यारे बच्चों, मुझे समझ में आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आप इसे अच्छे प्रकार से कर लेंगे। इस सेशन के बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है, इसी फिगर ऑफ स्पीच के बेस पे आधारित है। नेक्स्ट, एफेमिज्म डेफिनेशन। एफेमिज्म कंसिस्ट in the description of disagreeable things by an agreeable name, जहाँ पे कुछ अवांछित वस्तुएं होती है या चीज़ें होती हैं जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे एफेमिज्म होता है। जैसे ही हैज़ फॉलन अस्लीप, जैसे किसी की मौत हो जाती है तो मौत को आप डायरेक्टली जाकर नहीं कह सकते कि उनकी मौत हो गई। तो आप पढ़े लिखे समाज में हैं तो आप उन्हें बोलेंगे कि उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। तो ये जो शब्द होते हैं जब हम यूज़ करते हैं तो उसे एफेमिज्म बोलते हैं, बिकॉज दे आर नोन एज एग्रीएबल नेम इन सोसाइटी। सो ही हैज़ फॉलन अस्लीप, हम ही हैज़ फॉलन अस्लीप न कह सकते, ही हैज़ फॉलन अस्लीप कहते हैं, न कि हम कहते हैं ही इज़ डेड। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, इससे कोई झूठ बोल रहा है तो उसे डायरेक्टली न कह के यहाँ पे उसे कहा जा सकता है यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, मीन्स यू आर बी फूलिंग मी, यू आर टेलिंग मी अ लाई, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये फेरी टेल जो शब्द है यह एफेमिज्म को दर्शाता है, और यहाँ पे एस्लीप जो है एफेमिज्म को दर्शाता है। तो ऐसे शब्द जो कर्णप्रिय नहीं होते हैं उनके स्थान पे कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कानों को अच्छा लगता है, तो उन्हें एफेमिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटीथेसिस। सो व्हाट इज एंटीथेसिस? एज बाय द डेफिनेशन, एन एंटीथेसिस अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन or contrast of words or sentiments is made in the same sentences. It is employed to secure emphasis. आपको समझने की ज़रूरत है कि एंटीथेसिस स्ट्राइकिंग अपोजिशन होता है, बिल्कुल विपरीत होता है और कंट्रास्ट होता है। यह विपरीत शब्द होते हैं या कंट्रास्टिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं, एंड दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन सेम सेंटेंसेज, जिनकी व्याख्या एक ही सेंटेंस में की जाती है। देयर इज यूज ऑफ एंटीथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, एंटीथेसिस को देखने के लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो सेंटिमेंट्स को दिखाया गया है जो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हैं, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इंसान का काम गलती करना है और भगवान का काम उसे माफ़ करना है। सो देयर इज एंटीथेसिस। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। सो हियर देयर आर टू अपोजिट नोशंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड in the same sentences, that's why there is antithesis.
Many are called but few are chosen. So here many are called but few are chosen. So here both contradictory ideas are presented in the same sentences. That's why there is antithesis. Next, oxymoron. So what is oxymoron? Oxymoron is a special form of antithesis whereby two contradictory qualities are projected at once of the same thing. So here there is thing, not thin. There is thing. So both are looking very close to each other, antithesis and oxymoron, but there are differences. There are slight differences. तो एंटीथेसिस में एक ही सेंटेंस में दो विरोधाभासी वस्तुओं की तुलना होती है, चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, और ऑक्सीमोरन में क्या होता है, एक ही वस्तु में दो विरोधाभासी गुणों की व्याख्या की जाती है, ये अंतर होता है। ऑक्सीमोरन इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाई टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। तो एक ही वस्तु में दो विरोधाभासी गुणों की व्याख्या जब की जाए तो उसे ऑक्सीमोरन कहा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस। एग्जाम्पल, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। सो हेयर ऑनर एंड डिसऑनर बोथ आर opposite qualities have been shown in the same thing. Second example, she accepted it as the kind cruelty. So here kind word and cruelty, both the qualities are opposite to each other and they have been shown in the same thing. That's why there is oxymoron. Irony. Next figure of speech is irony. So what is irony? Let us see irony. Irony is the mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. आप इस परिभाषा के अनुसार देखने का प्रयास करें, उसको तोड़ने का प्रयास करें। Irony is the mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. करा कि जो लिटरली जो वर्ड्स होते हैं, जो उनका अर्थ होता है, वह उसका जो शब्द होते हैं, उस शब्दों का जो अर्थ होता है बिल्कुल उसके विपरीत होता है। शब्द कुछ और कहते हैं लेकिन उसका अर्थ जब कुछ और होता है, ठीक उसका उल्टा होता है, तो वहाँ पे आयरनी होती है। जैसे कोई लड़का जा रहा है, उसे देखकर कोई बोले हे हीरो वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे वह हीरो उसे नहीं कहना चाहता, उसके ऊपर कमेंट हो रहा है। तो हीरो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसके ऊपर एक कमेंट हो रहा है, और जो हीरो शब्द है तो हीरो को दर्शाता है, नायक को दर्शाता है, लेकिन उसके अंदर आयरनी ये है कि उसके ऊपर एक व्यंग है, कमेंट है जो किया जा रहा है। सो हेयर लिटरली कन्वेड वर्ड्स आर समथिंग डिफरेंट बट देयर मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट बट you are the people and wisdom shall die with you. So there is irony. I fear I wrong the honorable man whose daggers have stabbed Caesar. अब यहाँ पे कह रहा है कि जूलियस सीजर की बात हो रही है। जो ब्रूटस है वो कहता है I fear I wrong the honorable man whose daggers have stabbed Caesar। कहता है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, मैं इनको रॉन्ग कर रहा हूँ। जिनके जो डैगर्स है, जो छुरे थे, जिन्होंने सीजर का कत्ल किया है, तो ऑनरेबल मैन उन्हें पुकार रहा है। एक्चुअली उन्हें जो है ऑनरेबल मैन नहीं कहना चाहता, उन्हें कातिल कहना चाहता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये तो दिखाते हैं कि उन्हें ऑनरेबल पुकार रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्हें वो कातिल पुकार रहा है जिन्होंने सीजर का कत्ल किया था। दैट्स वाई देयर इज आर्मी। तो जहाँ पे शब्द कुछ और बयां करे लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो कुछ और बयां करे, तो वह आयरनी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, ओनोमेटोपोइया। सो हेयर दिस इज वेरी सिंपल वन, वेयर साउंड सजेस्ट द मीनिंग और सेंस। छोटी सी परिभाषा है। इन ओनोमेटोपोइया साउंड सजेस्ट द मीनिंग और सेंस। जहाँ पे जो साउंड होते हैं जिसमें
जंतुओं के, मानव का या किसी भी प्रकार का जो साउंड अगर दिखलाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो यहाँ पे कर्फ्यू जो बेल होती है, कर्फ्यू बेल, उसके बजने का अर्थ होता है कि दिन समाप्त हो चुका है। हमिंग ऑफ द बीज, सो हेयर देयर इज हमिंग साउंड ऑफ द बीज, सो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड in onomatopoeia. Chirping of the birds, there is sound of birds, that's why there is onomatopoeia. So where there is use of sounds of anything, there is use of onomatopoeia. So dear student, on the basis of all these taught figure of speech, I have included some sentences. You have to identify which types of figure of speech have been used in these following sentences. There are 12 sentences given of 12 marks. Each sentence contains 1 marks. So I hope you will solve it and try to grasp the meaning of figure of speech. And once again, I would like to say thank you for watching this video. Thank you very much.